Dear students, I hope you all are well and happy and healthy in your home and enjoying your online classes and holidays. Today we will discuss about some important questions of cell structure and functions. There are some MCQs in which first question is the powerhouse of cell is called. So you can easily understand that powerhouse or energy giving organ to the cell from all of these four is mitochondria. So your right answer is B, mitochondria. And if you go through the chapter, you can easily understand. First, you have to read chapter carefully, then go to the MCQs. So right answer is B, mitochondria. Next question is the kitchen of the cell is called. The kitchen or food factory of the cell in which formation of food takes place. So kitchen is a thing in which in your house where the food is prepared. So in same thing is in cell, it is from the plastids. Okay, D is the right answer as chlorophyll is found in them, and which is the trap the sun energy and make food. Next question, the functional unit of life. Functional unit of life is easy question, it is cell. Next, chloroplast is found in chloroplast is found in only plant cell. Okay, is the right answer. The control unit of cell is known as its nucleus because it controls all other cell organelles. Next question is single celled organisms are called. So single celled organisms are called unicellular. Tissue is a group of cell. As you know, from cell tissues are formed, from tissues organs are formed, and from organ system or body is formed. Okay. Next, cell was discovered by Robert Hooke in 1665. Okay. Sometime year also asked. Next question is the calls capable of changing. The calls से गलत लिखा cells होगा, ठीक है. Cells capable of changing shapes are amoeba cells. Right answer is A. ठीक है, अमीबा जो अपना शेप बदल सकता है, ठीक है, इस तरह का भी हो सकता है, किसी भी तरह का वो शेप बना सकता है, ठीक है, पानी में अपना शेप वो चेंज करते रहता है. हैंस एग इज अ सेल. और एक काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, जो मुर्गी का अंडा होता है वो एक प्रकार की सेल है, वो भी सिंगल सेल. अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो इंडिकेट करेंगे कि आप लोग बताना है आप लोगों ने कि ट्रू है या फॉल्स है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव वन सेल्ड बॉडी. तो अभी हमने देखा था सीक्यूज में, तो ये बात जो है ट्रू है. आप इसको अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ट्रू लिख देना है, ठीक है. ऐसे ही मसल्स सेल्स आर ब्रांच्ड. जो मसल सेल हैं वो ब्रांच्ड होती हैं या नहीं. तो कभी भी आप देखें तो मसल सेल जो हैं ब्रांच शेप्ड नहीं होती हैं, ठीक है. तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा. ऐसे ही नेक्स्ट है द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन. ठीक है, तो बेसिक यूनिट ऑर्गन नहीं होता है, सेल होता है. तो ये भी रॉन्ग है, तो फॉल्स कर लेना. अमीबा हैज़ इरेगुलर शेप. तो बिल्कुल ये सही है, इट इज़ ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मोशन चैप्टर है आपका, ठीक है, उससे रिलेटेड है. इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद. आप लोगों ने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ा होगा, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है. तो देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या हैं. पहला ऑप्शन है एट रेस्ट, सेकेंड इन ऑन यूनिफॉर्म मोशन, थर्ड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और फोर्थ इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो आप देख सकते हैं कि जो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा. इजी क्वेश्चन है कि जब भी कोई टाइम के साथ, ठीक है, टाइम के साथ अगर हम बात करें, एक ही स्पीड पे लगातार कोई चीज़ चल रही है. जैसे एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं कि मान लीजिए एक बस है या कोई कार है, ठीक है, 20 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चल रही है, 20 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से वो चल रही है, ठीक है. और
1 घंटे बाद भी उसकी स्पीड इतनी ही है। हालाँकि ये बहुत कम होता है, लेकिन अगर ऐसा है, ठीक है, तो वो किसका फॉलो करेगा? यही क्वेश्चन पूछा गया है, मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो उस एक समान, ठीक है, जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो नियत रहेगा। हालाँकि ये रहना मुश्किल होता है, ठीक है। आप कहीं पे भी कभी अगर गाड़ी चलाएँगे तो एक ही स्पीड से लगातार समय के साथ नहीं चला सकते, ठीक है। तो अधिकतर नॉन यूनिफॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन देखें तो उसके हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा हमारा थर्ड वन, सी इज द राइट आंसर, मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज ए बॉय इज enjoying a ride on a merry-go-round which is moving with a constant speed of 10 meter per second. It implies that the boy is, ठीक है। ये इसी तरह का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें कुछ नहीं, आपको घुमाने के लिए पूछा गया है, लेकिन इसमें देखिएगा कि कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड यानी कि जो एक नियत स्पीड, उसकी जो चाल है वो एक समान गति से चल रहा है, ठीक है, कांस्टेंट। तो सीधा सीधा उत्तर क्या हो जाएगा उसका कि रेस्ट में होगा, नहीं, ठीक है। मूविंग विद नो एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन तो होगा इन एक्सेलरेशन मोशन, या मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? सो राइट आंसर विल बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि एक कांस्टेंट स्पीड से वो चल रहा है। अब कुछ जो आपके फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, जो बन सकते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। और इस एग्ज़ाम में आप लोग जितना फोकस करेंगे अपना जो चैप्टर आपके चल रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और उसमें खुद से एमसीक्यूज बनाने की कोशिश कीजिएगा। फ्रॉम द गिवन वीटी ग्राफ इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज, ठीक है। आपको अगर एक ग्राफ दिया जाए, वी और टी आप देख सकते हैं, ठीक है, टाइम का है और ये वेलोसिटी का है, तो आप इसमें से, ठीक है, इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज, तो ऑब्जेक्ट क्या है या ऑब्जेक्ट किस जो है मोशन में है, ठीक है, उसको हम देखते हैं एग्जांपल्स आंसर्स के हिसाब से हम मैच करेंगे। तो इसमें भी जो आंसर आपका निकल के आएगा वो ये आएगा कि इन यूनिफॉर्म जो एक्सीलरेशन है उसके हिसाब से जो स्पीड है वो क्या होगी, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। बी इसका सही उत्तर होगा, यूनिफॉर्म मोशन के हिसाब से, क्योंकि आप फिगर में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो टाइम है, ठीक है, उसके साथ साथ वेलोसिटी भी समान रूप से बढ़ रही है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पैथ ऑफ रेडियस आर, ठीक है, एक पार्टिकल है जो घूम रहा है सर्कुलर पैथ में, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक सर्कुलर पैथ है, इसमें घूम रहा है और उसका जो रेडियस है आर से इंडिकेट किया गया है, ठीक है। इसमें आपको जो है रेडियस का मान बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सीधे देख सकते हैं कि कभी भी आप सर्कल की अगर बात करते हैं तो इसके हाफ, अगर हाफ की बात की होती तो केवल आप आर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों आर आपको बताने होंगे, तो यहाँ पे जो इसका मान होता है वो आंसर आपका आएगा 2r, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो 2r होगा, अगर आपसे पूरा सर्कुलर पैथ का रेडियस पूछा है। कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज देख लेते हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग से, ठीक है। फर्स्ट है, CO2 कैन बी इजीली लिक्विफाइड एंड इवन सोल्डिफाइड बिकॉज, ठीक है, यानी कि आप इसको इजी से आरामदायक तरीके से लिक्विफाइड भी कर सकते हैं, सॉल्डिफाइड भी कर सकते हैं, यानी कि इसको हम तरल रूप में भी, द्रव के रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं, या ठोस रूप में भी। क्यों? क्योंकि इट हैज़ वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और इट हैज़ comparatively more force of attraction than other gases. It has more intermolecular space, or it is present in atmosphere. So what will be the right answer? तो इजीली आप समझ गए होंगे इसका राइट आंसर कि इट हैज़ कंपेरेटिवली मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन अदर गैसेस, ठीक है। इसको हम लिक्विड और सॉलिड रूप में इसलिए बदल सकते हैं क्योंकि इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसा कि हमें पता है कि गैसेस में क्या होता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फेस होता है या स्पेस होता है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच, वो ज़्यादा होता है, इसलिए हम उन्हें आसानी से लिक्विफाइड या सॉलिडिफाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन CO2 क्या होती है, अगर हम अदर गैसेस से कंपेयर करें तो उसके जो मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है वो कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाइस्ट काइनेटिक एनर्जी। तो हाइस्ट काइनेटिक एनर्जी किसमें होगी, पार्टिकल्स ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और पार्टिकल ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? राइट आंसर हो जाएगा पार्टिकल्स ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी कि गतिज ऊर्जा, यानी कि जो मूवमेंट होता है, गति प्राप्त करने की जो ऊर्जा है वो किस में ज़्यादा होगी? क्योंकि भाप में जो है वो ऑलरेडी ज़्यादा होगी। तो स्टीम जो होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसलिए अगर हम बात करें हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इन तीनों ऑप्शंस में, जो चौथा ऑप्शन है उसकी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हैव वेरी लो काइनेटिक एनर्जी, और लोग तो इसका सीधा सीधा उत्तर हो जाता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है बहुत कम होती है। ठीक है, सीधे आंसर बता देता हूँ ताकि आपको जल्दी से कन्फ्यूजन ना हो कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर समर? तो समर के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा होता है? तो कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए कहते हैं ना समर टाइम में। ठीक है, सूती कपड़े। तो राइट आंसर है आपका ए। बाकी बेनिफिट्स अगर आपको जाने तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं, वैसे इजी है। ठीक है, आपके चैप्टर्स में ऑलरेडी दिया है सब चीज़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्लाज्मा? प्लाज्मा के बारे में कौन सा इनमें से सही नहीं है कह रहा है। सो इसमें राइट आंसर आपको बता देता हूँ कि द प्लाज्मा ग्लोज विथ कलर विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अगर नॉट लिखा है तो ये राइट आंसर नहीं है, और बाकी तीन सही हैं। कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं तो अगर मैंने आपको बता दिया कि डी गलत है तो ABC ऑप्शन भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें कभी कभी करेक्ट क्या है ये भी पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट है द कलर ऑफ वेपर्स फॉर्म्ड ऑन सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन सॉलिड। ठीक है, तो आयोडीन सॉलिड का जब हम सब्लिमेशन करते हैं, आपका सब्लिमेशन आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, कि जिसमें कोई सॉलिड डायरेक्टली जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड स्टेज में जाए हुए। ठीक है, तो इसमें कौन सा कलर बनेगा? ठीक है, अगर हम आयोडीन की बात करें, आयोडीन सॉलिड की बात करें, तो वो बनता है पर्पल या वॉयलेट कलर। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वी कैन बॉयल वाटर एट रूम टेम्परेचर? ठीक है, रूम टेम्परेचर पे आप पानी कैसे गर्म कर सकते हैं? तो जब भी लो प्रेशर होता है, ठीक है, कम दाब पे जो है आप जो है पानी आसानी से गर्म कर सकते हैं रूम टेम्परेचर की अगर बात करें। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंडोथर्मिक प्रोसेस? ठीक है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस आपको पता ही होंगी। ठीक है, एक में क्या होती है, एनर्जी यूज़ होती है, और एक में जो है इवॉल्व होती है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस की अगर हम बात करें तो कौन सी नहीं है पूछा है। ठीक है, कौन सी नहीं है? तो इसमें अगर आप देखें तो इजीली आपको मिल जाएगा टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर कोई जो है तापमान कोई प्रोसेस में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन? ठीक है, इवेपोरेशन यानी कि जो वाष्पोत्सर्जन की दर है वो किससे प्रभावित नहीं होगी? ठीक है, तो इनमें आसानी से आप देख सकते हैं। तो अगर हम इनसॉल्युबल हैवी इम्प्योरिटीज़ की बात करें तो इनसे इवेपोरेशन, वाष्पोत्सर्जन आपको पता ही है। ठीक है, विंड स्पीड का भी इस पर प्रभाव पड़ता है, सरफेस एरिया का भी पड़ता है, टेम्परेचर्स से तो कम ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन इसमें इनसॉल्युबल अगर इम्प्योरिटीज़ उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू? तो काइनेटिक एनर्जी किससे जो है संबंधित है? तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर से रिलेटेड होती है। सो सीधे सीधे आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, और अगर कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू।